हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी क्लास 12 की अगली राइटिंग स्किल्स, जो कि हैं आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा क्लास 12 की जो राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे वो नोटिस हो या इन्विटेशन रिप्लाई हो या फॉर्मल लेटर्स हो, वो सारे के सारे मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू वॉच देम, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम ये दोनों की दोनों राइटिंग स्किल्स को पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मेक श्योर मेरे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए बेटा, क्योंकि वहां पर मैं सारी पीडीएफ्स और नोट्स शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी राइटिंग स्किल्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि बाकी जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ एंड वो भी मैंने ऐसे पेयर में ही करवाई हैं, ठीक है। तो नोटिस और फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का जो लिंक है वीडियो का, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। दोनों की दोनों राइटिंग स्किल्स मैंने सिंगल वीडियो के अंदर कवर करवाई है। इसके बाद जो फॉर्मल लेटर्स हैं बेटा, वो मैंने कवर करवाया है अगले वीडियो में, उसकी लिंक यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो आप इन लिंक्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वो वीडियो मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम ये दोनों राइटिंग स्किल्स जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल राइटिंग। ना, जब भी हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ओपिनियन बेस्ड होते हैं। जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में कभी भी ओपिनियन नहीं होते, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर तो आपको जो चीज जैसी घटी है, जो इंसिडेंट जैसा हुआ है या जो इवेंट जिस तरीके से जैसा हुआ है, आपको वो एज इट इज बताना होता है। इट इज नॉट ओपिनियन बेस्ड, वेयर एज आर्टिकल इट इज कंप्लीटली ओपिनियन बेस्ड। आपको क्या लगता है, आपको उस चीज से क्या समझ में आता है, आपके क्या ओपिनियंस है, आपके क्या ख्याल है। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर राइटिंग स्किल की इंटेंशन समझ में आ जाती है ना, उस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल को लिखना और इजी हो जाता है। जैसे अगर हमें पता है कि आर्टिकल राइटिंग में ओपिनियंस लिखने हैं, तो आपकी इंटेंशन वही हो जाती है, तो आप उसी हिसाब से उसे लिख पाते हैं। वहीं पर रिपोर्ट राइटिंग में सिंस आपको पता है कि हाँ, इसमें ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इंसिडेंट जैसे जैसे हुआ या कोई इवेंट है, स्कूल कॉलेज का जो इवेंट है, वो इवेंट किस तरीके से हुआ वो मुझे एज इट इज बताना है। तो वो ओपिनियन बेस्ड नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन ये आता है कि मैम हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आर्टिकल के अंदर हमने ओपिनियन लगाया है और रिपोर्ट के अंदर हमने ओपिनियन नहीं लगाया, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना है। आपके सामने एज सच तो कोई टॉपिक नहीं है जिस पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, या एज सच कोई टॉपिक या इंसिडेंट नहीं है रियल में जिस पर आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, वास्तव में तो नहीं ही है ना। आपको दोनों में अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना है। तो मैम हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट ये होता है बेटा, जस्ट एज्यूम कि एक मोबाइल फोन है। अब अगर आप उस पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप जो भी उसके फीचर्स हैं उस मोबाइल फोन के, वो फीचर्स आप बताएंगे। उसका जो कलर है, वो कलर कौन सा कलर है, क्या कलर है, वो सब बताएंगे। फीचर्स उसके क्या क्या है, या जो कैमरा है वो किस क्या क्वालिटी का है ना। ये आप क्या हो गया, रिपोर्ट हो गई। मतलब उसको पूरा डिस्क्राइब आप कर देंगे, जो होता है ना डिस्क्रिप्शन, वो आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे पूरा। वही आर्टिकल का क्या मतलब हुआ, आपको ये बताना है कि ये फोन आपको कैसा लग रहा है। आप उसका कलर बताएंगे, लेट्स से ब्लैक है तो आई लव ब्लैक कलर। अगर पसंद नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, ब्लैक कलर में है, ब्लैक ना होके अगर ये पर्ल व्हाइट में होता या मेटेलिक कलर्स में होता तो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो ये आपका एक ओपिनियन हो गया। फीचर्स जब बता रहे हैं आप, तो रिपोर्ट में तो आपने वो फीचर्स बस बता दिए कि इसमें ये ऐसे फीचर्स हैं। आर्टिकल में ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये फीचर एवरेज है, ये वाला पर्टिकुलर फीचर बहुत सही है, कैमरा बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपिनियन बेस्ड। मतलब ये इस तरीके की बातें जो हैं, आपको कितना कोई चीज कितनी सही लग रही है, कितनी गलत लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है ना, ये, या किसी चीज के आपको क्या बेनिफिट समझ में आ रहे हैं या किसी चीज के क्या डिसएडवांटेज समझ में आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप आर्टिकल्स में लिखते हो, राइट। और रिपोर्ट के अंदर आप कुछ भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से बात नहीं कहते। आप किस तरीके से बात कहोगे, पहले ये हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, और उसके बाद ऐसे 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 हुआ। सिर्फ एक्शंस का कोर्स आपको बताना होता है, एक तरीके के सीक्वेंस को आपको बताना होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूं बेटा, ताकि आपको एक ये इंटेंशन समझ में आ जाए कि आर्टिकल लिखते वक्त और रिपोर्ट लिखते वक्त आपको क्या इंटेंशन दिमाग में रखनी है, किन चीजों का ध्यान आपको रखना है। क्योंकि एक्चुअल में आप आर्टिकल का तो फिर भी एक टॉपिक आपके सामने होता है, रिपोर्ट तो आपके सामने एक्चुअल में तो कोई इंसिडेंट नहीं ही घटा होता है ना, तो आपको पूरी तरीके से उसे इमेजिन ही करना होता है। तो दोनों केसेस इमेजिनेशन के ही हैं,
लेकिन आप उसे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, वहां क्या डिफरेंस आपको रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, किस चीज को लेकर है, डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स को लेकर। ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द एजुकेशनल लैंडस्केप। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड इंटरेक्टिव टूल्स हैज मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग। यानी जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो और बेहतर हो गया है। किसकी वजह से, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो है क्लासरूम एजुकेशन जो है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। You are Noora Sheikh. Write an article for the monthly magazine edition of The Progressive Educator and discuss the role of digital communication in education. Write the article using your own ideas as well as the cues given. Now, cues क्या होते हैं बेटा, hints या ideas. ये जो 4-5 टॉपिक्स आपको, ये जो पॉइंट्स दिए हुए, नॉट टॉपिक सॉरी, पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये 4-5 पॉइंट्स आपके लिए हिंट्स की तरह हैं कि आप अपने आर्टिकल में इनको यूज कर कर लिख सकते हैं। तो ये आपकी राइटिंग में और भी ज्यादा हेल्प करता है कि आप भाई किन किन बातों के बारे में इस आर्टिकल में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, आपको एक लिखना होगा पहले तो टाइटल। तो टाइटल आपका होता है सेंटर अलाइंड। ध्यान रखिए आर्टिकल में आपको बॉक्स नहीं बनाना होता, पेज पर ही लिखना है सीधा सीधा विदाउट मेकिंग एनी बॉक्स। ठीक है, सेंटर अलाइंड आपका टाइटल होना चाहिए। टाइटल के बाद आप क्या लिखेंगे, बाय, मतलब किसने लिखा है, बाय, और नाम क्या है, नूरा शेख। तो नूरा शेख आप नाम लिख देंगे। ठीक है, यहां मैंने इस तरीके से लिखा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले बाय लिखेंगे और उसके नीचे नूरा शेख लिखते हैं। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले टाइटल लिख देंगे और उसके बाद आप क्या लिख देंगे कि बाय। ठीक है, बाय एंड द नेम गिवन हियर। अगर यहाँ पर वैसे तो हमेशा नाम दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए नेम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से वही एबीसी, राइट, तो वैसे नाम हमेशा दिया होता है। ठीक है, ये हमारा पहले तो टाइटल आ गया, सेंटर लाइन और फिर बाय। नाउ टाइटल आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे, आपके क्वेश्चन में ही टाइटल होता है। यहां पर आप डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में या फिर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, वर्चुअल क्लासरूम्स है, ये सारी जो चीजें हैं वो एक ही चीज को सजेस्ट करती है। मतलब हम सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे ना, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम वर्चुअल क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं, हम इंटरेक्टिव टूल्स की बात कर रहे हैं। वैरायटी लिख दी है और ये सारी की सारी वैरायटी किसके अंडर आ रही है, डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स में। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं द रोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, द रोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन एजुकेशन। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, डिजिटलाइजेशन की वजह से एजुकेशन को क्या हेल्प मिली है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा टाइटल बन गया, शॉर्ट एंड स्वीट एंड टू द पॉइंट, राइट। अब आप यहां अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले तो हमें क्यूज देखते हैं, हमें क्यूज क्या क्या दिए गए। देखो, स्टूडेंट एंगेजमेंट, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से या वर्चुअल क्लासरूम जो है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, जो इंगेजमेंट है, नॉट इंटरेक्शन सॉरी, जो इंगेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। क्यों हुआ है बहुत स्ट्रांग, कई बार किसी वजह से बच्चे, अगर कोई लेक्चर जैसे क्लासरूम्स में कई बार छुट्टी हो जाती है किसी ना किसी वजह से, तो बच्चे अगर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन सिंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप बाद में उस लेक्चर को पढ़ सकते हो, बिकॉज वो वहां पर लेक्चर वो अभी अवेलेबल ही है ना। तो इसीलिए बच्चों की इंगेजमेंट बढ़ जाती है, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी है, यानी वो लोग जिनके आसपास स्कूल नहीं है परेशान होते हैं, तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर हैं या वर्चुअल क्लासरूम्स, इस तरीके की इंटरेक्टिव टूल्स जब हैं, इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से गांव खेड़ों तक के अंदर जो है एजुकेशन को पहुंचाया जा सका है। इसके अलावा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रोल्स, मतलब टीचर और स्टूडेंट का रोल किस तरीके से हम बता सकते हैं इसके अंदर, कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को और कितनी बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए उन्हें गाइड करना और एक एक स्टूडेंट पर ध्यान देना कितना ज्यादा और पॉसिबल हो गया है ना। एंड लर्निंग आउटकम्स, और सिंस ये तीनों चीजें हुई हैं, इसी की वजह से लर्निंग आउटकम्स भी और बेहतरीन हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास जो है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं। अपॉर्चुनिटीज से बेहतर मैं बोलूंगी कि और ज्यादा चांसेस या टूल्स, उन्हें एक बेहतरीन टूल मिला है, जिसकी वजह से उनके लिए एजुकेशन पाना, एजुकेट होना और बेहतरीन हो पाया है, और इसीलिए जो लर्निंग है वो और इंप्रूव हो पाई है। इसीलिए लर्निंग का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि लर्निंग में बहुत बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने थ्रू आउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि इसके कोई कॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रॉज ही प्रॉज है भाई, सिर्फ पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव है ही नहीं। ऑफकोर्स बिल्कुल है, कोई ना कोई नेगेटिव होगा ही। द थिंग इज, हम जब अपने सिलेबस के हिसाब से जब कोई राइटिंग स्किल लिख रहे होते हैं, उसमें हम कुछ भी नेगेटिव पोर्शन लिखना अवॉइड करते हैं, चाहे वो कोई भी राइटिंग स्किल हो। ठीक है, नाउ सिंस आर्टिकल राइटिंग इज कंप्लीटली ओपिनियन बेस्ड, तो अपने ओपिनियंस भी आपको जो लिखने हैं ना, वो पॉजिटिविटी के हिसाब से ही प्रेजेंट करने हैं।
जैसे मैंने आपको इनविटेशन रिप्लाई के अंदर, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तब तो जाकर देखिएगा, देख लिया है तो आपको पता होगा कि इनविटेशन रिप्लाई में भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप रिप्लाई में रिफ्यूज कर रहे हो कि आप नहीं आ पा रहे हो उस इवेंट में, फंक्शन में, अगर आप मना कर रहे हो इन्विटेशन को, तो भी आपको कंग्रेचुलेट तो करना ही है, इन्वाइट करने के लिए थैंक यू तो कहना ही है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यही करना है, क्या कि भले ही आपका ओपिनियन है लेकिन आपको कोई नेगेटिव बात नहीं कहनी है उसके अंदर, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव बात को ही आपको सामने लेकर आना है। और यहाँ पर आपको वही करना है, जितनी ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ना, ये पॉइंट्स को इस पर अप्लाई कर दीजिए कि ऑनलाइन लर्निंग की वजह से या वर्चुअल क्लासरूम्स की वजह से, इंटरैक्टिव टूल्स की वजह से स्टूडेंट का एंगेजमेंट कैसे हो पाएगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस उसी तरीके से उसको आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, गांव खेड़ों तक जो है एजुकेशन पहुंच पा रही है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रोल, की टीचर्स और बेटर तरीके से गाइड कर पा रहे हैं। एंड लर्निंग आउटकम्स क्या है कि बच्चे और बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो पर्सनलाइज्ड लगता है। भाई आप लोग जैसे अभी मेरा भी ये जो वीडियो है, तो आप बैठकर जब देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना मैं स्पेसिफिकली आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये बेहतरीन लर्निंग इससे हो रही है, और आप जो डाउट्स पूछ रहे हैं तो वो हर इंसान के डाउट जो है एक टीचर अटेंड कर पाता है, राइट। ये सारी चीजें बस यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस। मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही बस चीज आपको एक्सप्लेन करनी होती है बेटा थ्रू आउट। एंड थ्रू आउट आपको क्या रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना ओपिनियन जो है सामने रखना है। अब यहां देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा है, शुरू से आपको बता देती हूँ कि डिजिटल कम्युनिकेशन ने एजुकेशन को पूरा का पूरा बदल के रख दिया है, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। और उस ट्रांसफॉर्म की वजह से क्या हुआ है, बच्चों के पास एक्सेस, स्टूडेंट्स के पास एक्सेस हो गई है, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में एजुकेशन जो है पहुंचाई जा सकती है। और ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासरूम्स की वजह से क्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स तोड़ दिए। ज्योग्राफिकल बैरियर्स की मतलब अब आपको दूसरे शहर जाकर ही उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई ये इंस्टीट्यूट तो उस शहर में है, तो तभी अगर आपके ऑनलाइन एक्सेस अगर है तो आप अपने घर पे भी अपने ही शहर में वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स या कोर्सेज जो है बहुत बेहतरीन, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना कंट्री के, वो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल लॉन्च करते हैं कि आपको ना उस शहर में जाने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए आपको कितना खर्चा बचता है, राइट। तो देखिए सारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स तोड़ दिए हैं, रिमोट एरियाज तक में एजुकेशन जो है पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट का एंगेजमेंट है बेहतरीन हो रहा है। अगर आप यहाँ देखिए तो सारे जो क्यूज हमें दिए गए हैं, हमने उनको ही बस एक्सप्लेन कर दिया है। हमने एक्सप्लेन एज इन हमने उन क्यूज को जस्टिफाई कर दिया है कि क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है या वर्चुअल क्लासरूम्स जो है या इंटरैक्टिव टूल्स जो है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल है, हमने बस वो बता दिया कि किस तरीके से वो हेल्पफुल हो रहा है, राइट। और देखिए आखिर में कैसा लिखा है, द शिफ्ट हैज लेड टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एज स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट कॉन्सेप्ट्स। यानी भाई बच्चे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सब बच्चों का पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता, किसी को बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ना होता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड में, और वो तभी अच्छे से पढ़ पाते हैं। और कुछ बच्चों का क्या होता है, धीरे धीरे आराम से एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, है ना। तो बच्चे अपनी स्पीड के अनुसार, अपने पेस के अनुसार पढ़ सकते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट रह गया है, वापस उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर सकते हैं, वापस उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके पास वो इंफॉर्मेशन, वो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं हमेशा के लिए, है ना। इसीलिए इस तरीके से हेल्पफुल है। हमेशा कंक्लूड कीजिए, ऑलवेज कंक्लूड। तो क्या कैसे करेंगे, कर सकते हैं, तो देखिए overall digital communication has democratized education, making it inclusive and effective for diverse learners. डाइवर्स लर्नर्स मतलब अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना तरीका है सीखने का, समझने का, उन सब को डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स जो है उन सभी को केटर करते हैं। ये हम लोगों ने पूरा आर्टिकल में लिखा, ये हमारा पूरा ओपिनियन हुआ कि भाई कितने ज्यादा हेल्पफुल है। और ये बात लास्ट में कह के कि सभी के लिए इंक्लूसिव है, ये सभी तरीके के लर्नर्स को, डाइवर्स लर्नर्स को ये इंक्लूड करके चलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स। तो ये हमने कहकर इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड कर दिया। अंडरस्टूड बेटा, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं आपको ये रटवाने के बजाय आपको एक इंटेंशन अच्छे से समझाऊं, ताकि आप एग्जाम के अंदर वो बात लिख सको, क्योंकि जरूरी नहीं ना यही पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, है ना। तो आपको क्या लिखना है कि अपना ओपिनियन बताना है इन अ पॉजिटिव मैनर, और क्वेश्चन को अगर देखेंगे ना तो क्वेश्चन से ही आपको वो आइडियाज आ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है आर्टिकल में, राइट। फॉर्मेट ध्यान रखिए, सेंटर अलाइंड टाइटल होना चाहिए, उसके बाद अगेन सेंटर अलाइंड ही नेम होना चाहिए। बाय जरूर लिखेंगे, बाय नूरा शेख, नेम हमेशा गिवन रहता है क्वेश्चन में 99% टाइम, इन केस नहीं है तो एबीसी लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ लेफ्ट अलाइंड, वैसे तो ये जस्टिफाई होता है फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, मतलब पूरा लेफ्ट टू राइट, पूरी लाइन जब हम लिखते हैं तो उसे जस्टिफाई कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ लेफ्ट अलाइन कह देते हैं।
तो लेफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा और सिंगल पैराग्राफ में अपने इस आर्टिकल को लिख डालेंगे। ठीक है, मेक श्योर वर्ड काउंट को आप हमेशा ध्यान रखें, वर्ड काउंट एक्सीड नहीं करना है। 120 वर्ड्स के अराउंड आपको इसका वर्ड काउंट मिलता है, तो 120 का 30 या 35 तक हो गया तो ठीक है, या 115 110, मतलब एक विंडो आप मान लीजिए कि 110 से लेकर 135 वर्ड्स तक आपको निपटाना है, राइट। आप 150 वर्ड्स तक लिख रहे हो, आप 200 वर्ड्स तक लिख रहे हो आर्टिकल, नहीं, ये ऐसा नहीं, या आपने 50-60 वर्ड्स में ही खत्म कर दिया आर्टिकल, नहीं। वर्ड काउंट हमेशा ध्यान रखिए, और सिर्फ आर्टिकल ही नहीं, पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में जो अगर वर्ड काउंट आपको दिया हुआ है ना, तो उस वर्ड काउंट को हमेशा ध्यान रखिए, राइट। आगे ये बात समझ में। इसके अलावा बेटा ऐसा भी नहीं है कि 120 वर्ड्स दिए हुए हैं, आप ये सेंटेंस लिख रहे हो और सेंटेंस लिखते लिखते बीच में यहां कहीं 120 वर्ड्स हो गए, भाई मेरे तो 120 शब्द हो गए, मैंने तो यही फुल स्टॉप लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी बात तो पूरी लिखोगे ही ना, तो इसीलिए एक रेंज होती है। 120 वर्ड्स तो आपको एक आइडिया दिया रहता है, उससे 10-12 वर्ड्स ऊपर नीचे आप बिल्कुल कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो यहाँ हमारी आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट होती है बेटा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी रिपोर्ट राइटिंग को। तो बेटा आपकी क्लास 12 के अंदर दो तरीके की रिपोर्ट राइटिंग्स है। एक रिपोर्ट तो है जिसमें आप किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई इवेंट हुआ होता है, उस इवेंट के बारे में आप एक मैगजीन के लिए लिख रहे होते हो, तो उसमें आप पूरे इवेंट, किस तरीके से वो इवेंट हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है। जो दूसरी तरीके की रिपोर्ट राइटिंग होती है, उसके अंदर कोई इंसिडेंट हुआ होता है, जैसे हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, 99% टाइम्स किसी एक्सीडेंट के बारे में ही आपको लिखना होता है, तो वो आपको एक न्यूज़पेपर के लिए लिखना होता है, तो उसमें उस इंसिडेंट को आपको डिस्क्राइब करना होता है, राइट। अब इसे लिखना किस तरीके से होता है, एक तो ये कि हमेशा रिपोर्ट राइटिंग में बॉक्स बनेगा। देखिए ये लास्ट पॉइंट है, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू मेंशन इट एट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि बॉक्स बनाना भूल जाते हैं तो वो फॉर्मेट का हिस्सा है, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो बॉक्स आप जरूर बनाएंगे, राइट। और जैसे कि मैंने आपको नोटिस के टाइम पर बताया था कि 3 साइड बॉक्स बना लीजिए, तो इसमें भी आप 3 साइड बॉक्स बना लीजिए, और जब आपकी पूरी रिपोर्ट राइटिंग हो जाए तो क्लोज द बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको टाइटल लिखना है, आपको रिपोर्ट जो लिख रहा है, मतलब जो रिपोर्टर है एक तरीके से, आपको उसका नाम लिखना होगा, राइट। आपको डेट लिखनी होगी, और आपको पूरे के पूरे इंसिडेंट्स जो हैं वो आपको मेंशन करने होंगे। नाउ इंसिडेंट्स को आप किस तरीके से, इवेंट्स को आप किस तरीके से मेंशन करेंगे। देखिए अगर स्कूल में कोई इवेंट हुआ है, हम यहाँ सैंपल से ही समझते हैं सीधा, कि जैसे ये जो सैंपल है, क्वेश्चन क्या है, द कल्चरल फेस्टिवल इन LMN स्कूल, मतलब यहाँ एक स्कूल के अंदर कोई कल्चरल इवेंट हुआ है। कोची वॉज हेल्ड रिसेंटली टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट, मतलब ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसके अंदर स्कूल्स के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, एज द सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर देवकी फर्नांडिस, हमारे पास रिपोर्ट किसे लिखनी है, उसका नाम है, क्या नाम है, देवकी फर्नांडिस, और इसकी पोजीशन, इसका जो पोस्ट है वो भी हमें पता है, क्या पोस्ट है, सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, राइट दिस रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन, हमें किसके लिए लिखनी है, स्कूल मैगजीन के लिए ये रिपोर्ट लिखनी है। डिटेलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है, ये जो इवेंट जो है, ये जो सेलिब्रेट किया गया है, ये अचीवमेंट्स सेलिब्रेट की गई हैं, उसको पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। राइट द रिपोर्ट यूजिंग योर ओन आइडियाज एज वेल एज द क्यूज गिवन। अब यहाँ पर जो आइडियाज लिखे हैं, हाँ आपको अपने आइडियाज यूज करने हैं, लेकिन ओपिनियंस नहीं, कि बहुत अच्छा रहा या बुरा रहा या कैसा रहा, नहीं। आपको सिर्फ एक सीक्वेंस बताना है कि भाई पहले क्या हुआ होगा, बाद में क्या हुआ होगा। आपको हिंट भी दी जाती है, क्यूज भी दिए जाते हैं, आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये क्यूज दी हुई होंगी। तो यहाँ क्या हिंट्स दी हुई है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस, परफॉर्मेंसेज एंड एग्जीबिशन, यानी किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, किस तरीके की परफॉर्मेंसेज हुई, एग्जीबिशन भी लगाई गई। ये आइडियाज आ रहे हैं ना आपके दिमाग में कि हाँ हम परफॉर्मेंसेज के बारे में, डांस परफॉर्मेंस हुई होगी, हो सकता है किसी ने सिंगिंग भी की होगी, है ना, इस तरीके की परफॉर्मेंसेज हुई होंगी। हम एक एग्जीबिशन के बारे में भी इसके अंदर लिख सकते हैं, पार्टिसिपेंट का एंगेजमेंट कितना स्ट्रांग था, हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ओवरऑल सक्सेस, मतलब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, राइट। तो हमें पूरा इवेंट इसी तरीके से मेंशन करना होता है। तो एक बार पहले फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है हेडिंग या टाइटल। तो यहाँ क्या आएगा, कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है। कल्चरल फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, कल्चरल फेस्टिवल एट LMN स्कूल कोची, जगह का नाम भी लिखेंगे। अब यहाँ पर तो कल्चरल फेस्टिवल है, मान लीजिए कोई और फेस्टिवल है या एनुअल फंक्शन है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे एनुअल फंक्शन एट सो एंड सो स्कूल, जिस भी जगह का वो है, लेट्स से दिल्ली का है या जयपुर का है, तो आप जगह का नाम भी लिख देंगे। ठीक है, ये आपको टाइटल लिखना है, सेंटर अलाइंड, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अपना नाम लिख रहे होंगे तो नाम आएगा राइट साइड में, सेंटर, दिस इज राइट साइड ऑफ द बॉक्स, बाय देवकी फर्नांडिस, राइट साइड में आया। और देवकी फर्नांडिस की पोजीशन क्या है, सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, शी इज सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर। तो देवकी फर्नांडिस के बिल्कुल नीचे हम ये ब्रैकेट के अंदर ये पोस्ट का नाम लिख देंगे, राइट।
जिस लाइन में देवकी फर्नांडिस लिखा है उसी लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे? डेट। कौन सी डेट लिखेंगे? हम डेट लिखेंगे जिस दिन ये इवेंट हुआ है। ध्यान रखिए, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस के अंदर ही होती है। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है, क्योंकि हम एक ऐसे बात, चाहे इवेंट हो या इंसिडेंट हो, हम ऐसे के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में अब आपको बताया जा रहा है। जैसे नोटिस क्या होता है? फ्यूचर के, भाई फ्यूचर में या कल क्या होने वाला है या 10 दिन बाद क्या होने वाला है, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन होती है। रिपोर्ट जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है, इसीलिए हमेशा पास्ट टेंस में होगा। तो फ्यूचर टेंस कहीं भी यूज मत कीजिएगा, ठीक है? ये कुछ छोटी बड़ी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, राइट? इसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना है? नेम वाली सेम लाइन के अंदर लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट देखिए वही वाला फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट चलता है। 18 दिसंबर, डेक नहीं लिखा है, DEC, राइट? 20XX स्लैश लगाएंगे और जगह का नाम लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ द प्लेस। प्लेस कौन सी हमें पता है? कोची, तो हम यहाँ कोची लिख देंगे। हो गया। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, यहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है? ये जो पोस्ट लिखी हुई है उसके बाद एक लाइन छोड़िए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट राइटिंग शुरू कीजिए लेफ्ट साइड से, बॉक्स के लेफ्ट साइड से, राइट? ये आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स में लिखनी होती है। तो जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो देखो कई बार क्या होता है, अब यहां पर तो ये सेंटेंस, यहां मिड लाइन में सेंटेंस खत्म हो गया, तो जब आपने पैराग्राफ चेंज किया तो समझ में आ जाता है। मान लीजिए अगर ये यहां कहीं पर एंड होता है, तो ऐसे के अंदर जब हम चेंज करते हैं ना, ऐसे में जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो पैराग्राफ चेंज समझ नहीं आता, तो उस केस में आप एक लाइन छोड़ दें ताकि पैराग्राफ चेंज समझ में आए, ठीक है? अदरवाइज मिड सेंटेंस में अगर हुआ है तब तो इजीली पैराग्राफ चेंज समझ में आता ही है, ठीक है ना? यहां पर आपको क्या लिखना होगा? शुरुआत आपको कैसे करनी होगी? शुरुआत हमेशा एक जैसी ही रहती है कि जैसे जिस भी स्कूल का नाम है, जैसे यहां पर क्या नाम लिखा हुआ है? एलिमेंट स्कूल, ठीक है? एलिमेंट स्कूल कोची रिसेंटली और होस्टेड इट्स एनुअल कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, अगर एनुअल फंक्शन होता, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता, आप उसका नाम लिख देते बस। रिसेंटली होस्टेड सो एंड सो फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट। ये आपको क्वेश्चन में से ही है, अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन में से ही एज इट इज उठाया हुआ है। वॉज रिसेंटली टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट्स, क्वेश्चन में से ही उठाया है ये हमने, है ना? तो फर्स्ट सेंटेंस तो यही होगा कि जो भी स्कूल है और जो भी इवेंट है, बस वो ध्यान रखिए। यहाँ एलिमेंट स्कूल कोची है, तो एलिमेंट स्कूल कोची रिसेंटली होस्टेड, यही है, रिसेंटली होस्टेड इट्स एनुअल कल्चरल फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द schools achievements and showcase its students talents and diverse talents, ठीक है? ये तो बस और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ लिख दिया है, बात वही सिंपली कहनी है आपको, ठीक है? इसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं कि भाई बहुत ही एंथुसियास्टिकली जो है सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जो इवेंट है उसकी शुरुआत हुई थी स्पीच से, तो स्पीच किसने दी? यहाँ मैंने प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल की स्पीच से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद कुछ डांस परफॉर्मेंसेज हुई, कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंसेज हुई, कुछ बच्चों ने अपने और टैलेंट को भी शोकेस किया था। इसके अलावा एग्जीबिशन का क्यू हमको दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले, देयर वाज अ ब्यूटीफुल एग्जीबिशन डिस्प्लेड देयर, हम एग्जीबिशन की बात कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? द इवेंट कंक्लूडेड विद एन अवार्ड सेरेमनी, कि भाई आखिर के अंदर आपको इवेंट को हमेशा जब कंक्लूड कर रहे होंगे तो आखिर में हमेशा आप खुद अपने स्कूल कॉलेज में जो इवेंट होते हैं उनके बारे में सोचिए ना कि किस तरीके से कंक्लूड किस तरीके से आखिर में क्या होता है, शुरू में परफॉर्मेंसेस हो जाएंगे और आखिर में अवार्ड सेरेमनी होती है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना? तो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो अवार्ड सेरेमनी है, ठीक है? और बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है? द फेस्टिवल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। ये जो लाइन है ना, ये जो आखिर की ये लाइन है ना, ये बस ध्यान में रख लीजिए। द फेस्टिवल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस रिफ्लेक्टिंग द स्कूल्स कमिटमेंट टू नर्चरिंग टैलेंट, टीम वर्क एंड कल्चरल अप्रिसिएशन। हमेशा अप्रिसिएशन के साथ ही एक एंड किया जाता है कि किस तरीके से फेस्टिवल जो है, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, एंड टीचर्स एंड principal and the chief guest, they all participated, they all boosted the confidence and encouraged the students to do more, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है बस आपको लिखनी होती है, ठीक है? अब यहाँ तो बेटा देखो मैंने सिर्फ प्रिंसिपल तक ये लिखा है, टीचर्स के बारे में लिख दिया, लेकिन आपको चीफ गेस्ट के बारे में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर ये जो आपको बता रही हूँ ना, इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है। इसके अलावा आप चीफ गेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि स्कूल के डायरेक्टर को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, उनकी स्पीच से जो है इवेंट की शुरुआत हुई, उसके बाद कुछ उन्होंने ऐसे वर्ड्स कहे, ही आल्सो सेड सम वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, ही आल्सो या शी आल्सो एनकरेज्ड द स्टूडेंट्स, राइट?
ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन करनी होती हैं कि भाई स्कूल का इवेंट किस तरीके से होता है। आप अपनी स्कूल में कोई इवेंट या फंक्शन जो है होते ही होंगे, तो आप देखिए उसका सीक्वेंस कैसे होता है, बस वो ध्यान में रखिए। नाउ अगर कभी मान लीजिए अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कभी कोई खराब रहा है कि भाई मान लो लाइट चली गई या बहुत ज्यादा गर्मी थी, इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके का अगेन कोई नेगेटिव नहीं लिखना है कि भाई ऐसा स्कूल में, यहाँ पर वो वाली क्रिएटिविटी मत झाड़ देना प्लीज कि भाई हमारे स्कूल के अंदर इवेंट हुआ था तो मुझे तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर मैं लिखूं, तो ऐसा ऐसा इवेंट चल रहा था, प्रिंसिपल ने स्पीच दी, उसके बाद फिर लाइट चली गई थी, बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, पसीना पसीना हो गया। नहीं, इस तरीके का कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है। आपको लिखना पॉजिटिव ही है, बट अगर आप देखें तो कहीं पर भी ये ओपिनियन बेस्ड नहीं लगेगा कि भाई उसके बाद बहुत अच्छा लगा हमें, खराब लगा हमें, नो, इट इज नॉट ओपिनियन बेस्ड। सिर्फ एक सीक्वेंस बताया गया है कि किस तरीके से जो है एलिमेंट स्कूल कोची ने एक एनुअल कल्चरल इवेंट जो है उसे ऑर्गेनाइज किया था, बच्चों को अवार्ड्स देने के लिए, बच्चों की अचीवमेंट्स को, बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रिंसिपल की स्पीच के साथ वो शुरू हुई। नाउ प्रिंसिपल की स्पीच कैसी थी, बहुत शानदार थी, खराब थी, ठीक ठाक थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल की जो स्पीच है उसके साथ शुरू हुआ, उसके बाद कुछ डांस परफॉर्मेंसेस हुई, उसके बाद फिर कुछ एग्जीबिशंस भी हुई, वो भी देखा, बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन थी। और उसके बाद जैसे जैसे चीजें होती रही उस तरीके से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और आखिर में लिख दिया कि आखिर के अंदर अवार्ड सेरेमनी से उसको एंड किया गया, ठीक है। तो यही पर्टिकुलर फॉर्मेट यही होता है, मतलब अगर स्कूल के लिए आप लिख रहे हैं ना, किसी इवेंट के लिए अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, यही होता है, ठीक है। दूसरी तरीके की जो रिपोर्ट राइटिंग है वो किस तरीके से होती है बेटा, वहां पर आपको कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट, मोस्ट कॉमनली एक्सीडेंट का ही आता है, वो आपको कैसे लिखना होता है। अब देखो, as you were traveling by train, you happened to witness an accident at an unmanned level crossing. As a reporter of a newspaper, write a report on the accident, including details of the number of people injured and the extent of damage caused. तो यहाँ आपको क्या फॉर्मेट सेम रहेगा, वही बॉक्स बनेगा। देखो देखो यहाँ मैं बताऊं, अनमैन्ड लेवल क्या होता है बेटा, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, वहां पर फाटक होता है ना, जो फाटक वाला एरिया, जो क्रॉसिंग वाला एरिया होता है, तो वहां पर वो फाटक, वो जो गेट होता है ना, जिसको एक इंसान हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, लेवर से हैंडल करता है कि भाई ट्रेन आने वाली होती है तो बट वहां से लेवर दबाएगा तो वो फाटक लग जाएंगे या वो गेट लग जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर फाटक होता है उसे तो कहते हैं मैन्ड लेवल, कि भाई वहां पर तो फाटक है। अनमैन्ड लेवल का मतलब वो फाटक नहीं है, तो यानी ट्रेन आ भी रही होती है तो आपने बिल्कुल देखा होगा ना कि कोई, अच्छा अभी तो दूर है और फिर भी अपन जाए जा रहे हैं, है ना। तो कई बार डिस्टेंस का आइडिया नहीं रहता है और उस टाइम पे अगर कोई क्रॉस कर रहा हो तो कई बार ट्रेन टकरा के और वो बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। वही एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना है और आप उसी ट्रेन में हैं जिससे वो एक्सीडेंट हुआ है। एंड सिंस यू आर अ रिपोर्टर, तो अब आपको रिपोर्ट करना है। अब इसमें आप देखो कितनी सारी चीजें लिख सकते हो। सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट वही है, बॉक्स बनाना है आपको। उसके बाद बाय, देखो यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया, दिया गया आपको क्वेश्चन में, तो सिंस अगर नाम नहीं दिया गया तो आप क्या लिखोगे, एबीसी स्टाफ करेस्पॉन्डेंट। नाम या पोजीशन अगर नहीं दी गई है न्यूज़पेपर वाले रिपोर्ट में तो आप स्टाफ करेस्पॉन्डेंट लिख दो, क्योंकि आप एक रिपोर्टर हो। अगर दी गई है तो आप वो लिख दोगे, ठीक है। ये लिख दिया। सेम लाइन में लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे, ठीक है, 16 मार्च 20XX/Delhi, ठीक है। और हेडिंग हमने क्या लिखी है, 2 किल्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट। यहां पर 2 किल्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट, अगर आप एक्सीडेंट मतलब किल्ड अगर नहीं लिखना चाहते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो कि 2 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट। इंजर्ड का आप लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली देनी है, तो यहां देखो, यहां पर इसी में से आपको मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि भाई इंजर्ड के बारे में आपको लिखना है, किल्ड के बारे में आपको लिखना है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट। तो ये आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आपने यहां पर क्या लिखना है, आपको यहां पर बेसिकली क्या लिखना होता है, जब भी न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी होती है, इट हैज टू बी इन एक्टिव वॉइस, मतलब आपको सीधा टू द पॉइंट आकर बात करनी होती है कि यहाँ पर जैसे मेरे 2 पर्सन्स वर किल्ड, आप बिल्कुल लिख सकते हो कि 2 लोग जो हैं, जैसे यहाँ पर किल्ड की बात लिखी है, आप इंजर्ड भी कह सकते हो। वहां पे आसपास के जो लोग हैं वो भी आ गए थे उन्हें हैंडल करने के लिए, द पीपल अराउंड दे रश्ड, ठीक है, दे रश देम टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ब्लड वाज डोनेटेड ऑन टाइम, इस तरीके की चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ क्या लिखा है कि 2 वर किल्ड, जो 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कहां पर हुआ वो आप बताएंगे, तो आप बता दीजिए अनमेंड लेवल क्रॉसिंग, उस जगह का नाम लिख दीजिए ना। यहाँ पर मैंने लिखा है राबरी मोड़, आप कोई और जगह का नाम लिख दीजिए, कोई भी रेलवे फाटक, कहीं पर भी कोई भी नाम आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप नाम लिख दीजिए कि भाई एक्सीडेंट कहाँ हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट कहाँ हुआ उस जगह का नाम लिखना जरूरी है। अनमेंड लेवल क्रॉसिंग ये लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा है। आप खुद सोचिए ना, आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें सब आता है ना, एक्सीडेंट किसका हुआ, कितनों का हुआ, ठीक है, उनकी एज क्या थी, ठीक है, किस जगह पर वो एक्सीडेंट हुआ, राइट। कई बार टाइम भी लिखा रहता है। ये सारी चीजें ही आपको क्या लिखनी होती है, अपनी रिपोर्ट में लिखनी होती है।
तो कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है? 2 लोगों का हुआ है। उन दोनों का नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक का नाम क्या लिखा है? उमेश, दूसरे का लिखा है सोहम। ब्रैकेट में ये जो नंबर है इनकी एज है। आप अगर अखबार में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो हमेशा नाम के आगे ब्रैकेट के अंदर एज लिखी आती है। तो वन इज 36, the other one is 39। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। कई बार हस्बैंड वाइफ का आता है तो आप नेम्स लिखने में ध्यान रखो कि क्या नाम आपको लिखना है ना। ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप सिंस मेजर एक्सीडेंट हुआ है, सिंस लोगों की जो है डेथ हुई है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि मिनिस्टर ने भी अपना खेद प्रकट करा है। तो आप कैसे लिख सकते हो? इवन द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड द नीड टू सेट अप मैन्ड लेवल क्रॉसिंग, यानी मिनिस्टर ने भी ये कहा कि भाई फाटक जो है लगाने चाहिए जो कि अच्छे से हैंडल किए जा सके। देयर हैज टू बी समवन जो लिवर को कंट्रोल करे, फाटक को कंट्रोल करे। तो यहाँ पर मैन्ड अप लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं इसमें आप बता रही हूँ, आप अगर खुद अपनी बुद्धि से सोचोगे, खुद अपने दिमाग से सोचोगे, तो क्या आप नहीं ये सब यूज कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। न्यूज़पेपर के अंदर हम जिस तरीके से पढ़ते हैं वही आपको लिखना है। अगेन ध्यान दीजिए, यहां मैंने कुछ भी ओपिनियन नहीं दिया है कि सरकार काम नहीं करती है ढंग से, वहां पर फाटक तक नहीं लगे हुए थे। कितनी गलत बात है ये। सपोज टू मेंशन योर या टॉक अबाउट योर own opinions. You're not supposed to mention your opinions here. यहाँ आपको अपने opinions mention नहीं करने हैं। सीधा सीधा कि भाई वहां पर वो फाटक नहीं था, it wasn't manned up level, ठीक है, नहीं था, इसलिए वो एक्सीडेंट हो गया। अब आप अपना क्रिएटिव दिमाग यहाँ कैसे लगाएंगे? जस्ट इमेजिन कि भाई किस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ होगा। ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, मैं साइड में भी हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ होगा कि भाई ट्रेन आ रही है और उसी वक्त ये लोग जा रहे थे, लेकिन डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लग पाया प्रॉपर, तो टकरा गए, ठीक है। द ट्रेन हिट द कार और बाइक जिस पर भी वो है, द ट्रेन हिट द कार एंड यहाँ पर मैंने लिखा है 20 फीट दूर जाकर के। देखो टाइम भी लिखा हुआ है कि सुबह 11:15 बजे जो है एक्सीडेंट हुआ था, राइट। द कार वॉज थ्रोन अराउंड 20 फीट फ्रॉम द लेवल क्रॉसिंग, मतलब करीब 20 फीट दूर जाके जो है कार गिरी। कितना खतरनाक ये एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचते तक नहीं बच पाए थे, डॉक्टर डिक्लेयर्ड देम ब्रॉड डेड, ठीक है। यही सारी चीजें जो है आपको इसमें लिखनी होती हैं। ना अगर आपको लग रहा है कि मैम आप रीड करके उसको ट्रांसलेट कर दो, तो बेटा मेरा बस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन में आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ये तो आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ बेसिकली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें क्या क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हो। आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कि वहां पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी उनका भी इंटरव्यू लिया गया। हमेशा रिपोर्टर्स आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो यहाँ पर भी जब आसपास के लोगों से पूछा, व्हेन द रिपोर्टर आस्क्ड अराउंड when the reporter questions the local residents, they said that this is the, यहाँ मैंने लिखा है this is the second time in this year that such an accident is taking place, है ना, has taken place। पास्ट में लिखना है ना, ठीक है। तो पास्ट टेंस का हमको यहाँ मेंशन करना होगा। तो इसी तरीके की सारी चीजें जो है हमको इसमें मेंशन करनी होती है ना। मैंने शुरू में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि सिंस इसके अंदर तो किल्ड की लिखा है, आप चाहें तो इंजर्ड का भी लिख सकते हैं, दैट 2 वर इंजर्ड, राइट, 3 वर इंजर्ड, उनका नाम लिख दीजिए। एंड आप बिल्कुल कह सकते हैं कि द लोकल रेजिडेंट्स अराउंड दे rushed them to the hospital and they were saved, but one of them is highly injured। ये आप इस तरीके से लिखते हैं। क्रिएट अ स्टोरी इन योर हेड, और फिर उस स्टोरी को वर्ड काउंट के अंदर सीमित करके बस आपको लिखना है। आप बस इमेजिन कर लीजिए कि भाई आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, कोई ओपिनियन बस नहीं लिखना। एंड दैट्स इट, इतना ही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। बस जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है एंड दैट्स इट, राइट। तो बेटा यही है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। इस वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग दोनों करवा दिया, और इसी के साथ आपका क्लास 12 का राइटिंग स्किल्स का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन किसी भी राइटिंग स्किल में कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू आस्क योर डाउट लेकर आगे नहीं चलना है, ठीक है। तो हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।